जो जिस कोर्स पे चर्चा करने वाले हैं उसका विषय है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, अर्थात राज्य और जिला प्रशासन। दोस्तों, हम जिला और राज्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले यह कोशिश करेंगे कि राज्य और जिला प्रशासन का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ, थोड़ा इस पे भी हम लोग पहले चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि प्रशासन के बारे में आप सबकी एक अच्छी समझ है। आप सबने प्रशासन के बारे में ज़रूर सुना होगा या जाना होगा। कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव। अब ये कहा जाता है, अर्थात कि जन्म से पहले या पालने से लेकर के मृत्यु के बाद तक का प्रशासन से हमारा संबंध, वो हमारे दैनंदिन जीवन से लेकर के हमारे जीवन के बाद भी हमसे संबंध रखता है। जैसे कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, मृत्यु के बाद से डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े, तमाम तरीके के बच्चों के टीके लगे हों, माताओं के स्वास्थ्य की बात हो, इस सब पे सरकार से, प्रशासन से हमारा मतलब होता है। इसका मतलब हो गया कि जो प्रशासन है वो एक प्रकार की व्यवस्था को नियंत्रित या संचालित करने की एक क्रिया या प्रबंधन का नाम है। तो हम इस तरीके समझते हैं कि प्रशासन जो है वो ये जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम, जिस एनवायरनमेंट में हम, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक पर्यावरण में हम रहते हैं, उसको संचालित करने की एक क्रिया का नाम है। तो आइए थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जो संघ है, जो प्रशासन के बारे में किस तरीके की धारणाएं रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ से ही भारतीय संघ द्विस्तरीय शासन व्यवस्था से संचालित हुआ, किंतु अब हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कि 1992 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की गई। इस पे तमाम सारी कमेटियां बनी। किसी और दिन पे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें कि अशोक मेहता कमेटी, जिसने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया सरकार को कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन, यहाँ तक कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि सबसे निचले लेवल पर, यानी गांव के स्तर पर हम जा करके इस प्रशासनिक व्यवस्था की नींव हमने डाली है। तो छात्रों, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संघ में राज्यों का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि चूंकि हमारे जो अभी तक जिस तरीके की पढ़ाई रही है और सिलेबस डिजाइन हुए रहे हैं, उसमें हमने इसी तरीके की बात पढ़ी कि सब कुछ ब्रिटिश काल की देन है। लेकिन अब आप देखते हैं कि जब हम इसकी जड़ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिले लेवल की, राज्य के प्रशासन की नींव तो बहुत प्राचीन काल में ही रख गई थी। हमारे यहाँ जनपद जो है, जिसे जिला कहते हैं, कहीं पर जनपद कहा जाता है, वो पूर्व में ही अस्तित्व में रहा है, अंग्रेजों के पूर्व में भी अस्तित्व में रहा है। चाहे वो मौर्यन डायनेस्टी हो, मौर्य काल रहा हो, चाहे गुप्त काल रहा हो, में जिले को तो उपराज्य का भी दर्जा मिला था। उपराज्य मतलब कि एक स्टेट के पैरेलल एक छोटा सा, उसके अंडर में उसको एक ऑटोनॉमस बॉडी प्रदान किया गया था। तो जिला नागरिकों या प्रशासन के बीच में संपर्क स्थापित करने का एक आधारभूत बिंदु रहा है। ब्रिटिश काल में जिला कलेक्टर की संस्था को प्रशासन का आधार बनाया गया, उसको और अधिक जो है उसको अधिकार दिए गए, और अधिक उसको कंसंट्रेटेड किया गया और उसको संगठित किया गया, और उसको सामान्य प्रशासन से लेकर के राजस्व के प्रबंधन तक का काम सौंपा गया। न्यायिक व्यवस्था से भी उसको जोड़ा गया। लेकिन प्राचीन भारत में ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि प्राचीन भारत में जो राजनीति थी,
जो शासन व्यवस्था था वो बहुत ही विकसित रूप में था। अगर आपको किताब पढ़नी हो, जब फुर्सत मिले तो पढ़िए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर, राजनीति पर एक बेहतर पुस्तक है और जिसमें राज्य शासन और जनपद के आधार पर संगठित और संचालित होता था और इतना सुव्यवस्थित विवरण आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलेगा, जो प्राचीन भारत में इस तरीके की दूसरी किताबों में इतना विस्तार से चर्चा नहीं हुआ होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, नाम तो अर्थशास्त्र है जैसा आप सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में वास्तविक रूप में वो राजनीति शास्त्र पे लिखा गया बेहतर एक पुस्तक है। तो कौटिल्य ने तो जनपद को कई कई लेयर पे यानी स्तर पे उसको बांट रखा था। उन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि कैसे 100 से लेकर के 500 तक के जो परिवार होंगे उन पर एक गांव बनेगा और हर गांव की एक पंचायत होगी। हर 10 गांव पर प्रबंधन के लिए एक संग्रहण की व्यवस्था की गई, एक संग्रहण के ऑफिस की व्यवस्था की गई, एक जो है ऐसे अधिकारी की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से 200 गांवों पर खारबटिक नाम का एक जो है एक ऑफिस यानी कि एक जो है पद की व्यवस्था का प्रोविजन अर्थशास्त्र में हमको देखने को मिलता है। खारबटिक का काम था कि क्षेत्र के 200 गांव पर जो है उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। ऐसे ही 400 गांवों के ऊपर एक द्रोणमुख का ऑफिस था, यानी द्रोणमुख नाम का एक जो है ऑफिस होता था, जिसका दायित्व होता था कि जितने भी उसके अंतर्गत खारबटिक आते हैं उन सब का जो है या गांव के स्तर पे जो दिक्कतें हैं उसको देखने का काम करता था। इसी तरीके से 800 गांव के प्रबंधन के लिए हमारे प्राचीन भारत में एक स्थानिक नामक अधिकारी की व्यवस्था की गई थी। स्थानिक जो है करीब 800 गांवों के प्रबंधन को देखते थे। इसी तरीके से आप प्राचीन भारत में आप दूसरी किताबों का अगर देखें, सबने रामायण महाभारत किताबें देखी होंगी और सीरियल देखा होगा, टीवी सीरियल देखा होगा। उसमें हम देखते हैं कि महाभारत के शांति पर्व में और वाल्मीकि रामायण में राज्य की प्रशासन व्यवस्था का बहुत व्यवस्थित तरीके से विवरण उपलब्ध है। जैसा कि हम टीवी सीरियल में भी देखते हैं कि किस तरीके से राज्य का को चलाने वाला जो राजा होगा उसकी क्या मर्यादा होगी, जो नागरिक होंगे उसकी क्या मर्यादा होगी, वो हम महाभारत की शांति पर्व और वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण में हम देखते हैं। इसी तरीके से अगर बहुत बाद के उसमें आते हैं तो जो गुप्त काल है, गुप्त काल में बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई, जिसमें कि कामंदक द्वारा रचित नीतिसार एक बेहतरीन शासन कला पर एक पुस्तक है। इसी तरीके से 10वीं शताब्दी में सोमदेव सूरी द्वारा रचित नीति वाक्य मित्रम हम सब देखते हैं कि उसमें राजनीति प्रबंधन और शासन की कला का बहुत शानदार विवरण मिलता है। हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में जिला प्रशासन एक महत्वपूर्ण संस्थागत विरासत के रूप में जानी पहचानी गई। वास्तविक रूप में आज जो जिला कलेक्टर का ऑफिस है या जो जिला प्रशासन है उसका जो है आधुनिक रूप अंग्रेजी शासन काल में ही हमको देखने को मिला। उसकी स्थापना आधुनिक अंग्रेजी शासन काल में ही हुआ। जिला प्रशासन नागरिकों और प्रशासन के बीच संपर्क का आधारभूत बिंदु रहा है। जिला कलेक्टर की संस्था को प्रशासन का आधार बनाकर राजस्व प्रबंधन और सामान्य प्रशासनिक कर्तव्यों में तालमेल बिठाया गया। अंग्रेजों ने सत्ता, प्रभाव और प्राधिकार को बनाए रखने के लिए इस संस्था को अनिवार्य विषय माना है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद में जहां शासन की डोर इंग्लैंड में, लंदन में महारानी के पास या महाराजा के पास होता था, उस दौर में जो सबसे शासन की छोटी इकाई माना गया उसको जिला लेवल पे माना गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पद है उसको माना गया और उसके
दायित्व में राजस्व प्रबंधन और सामान्य प्रशासनिक कर्तव्यों में एक तालमेल बिठाने का काम किया गया। तो अंग्रेजों की जो पूरी सत्ता करीब 200 साल तक भारत में रही, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जिला कलेक्टर का उसमें बहुत बड़ा रोल है, ये हमको समझना होगा। तो जो जिले स्तर पे अंग्रेजी शासन काल में जो जिला कलेक्टर का ऑफिस विकसित हुआ, वह जो है वो अंग्रेजी शासन काल को भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में बड़ा अहम रोल अदा किया था। थोड़ा सा हम लोग दोस्तों मौर्य और गुप्त काल के बारे में, के प्रशासन के बारे में और जानना चाहेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर मौर्य और गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन किस तरीके से संचालित होता है, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है राज्य और जिला प्रशासन, तो इसमें हमें थोड़ा सा विषय के हिसाब से चर्चा भी करनी है। छात्रों, मौर्य और गुप्त और मौर्य काल में हम देखते हैं कि साम्राज्य जो है वो प्रांतों में बटा था। प्रांतीय राज्यपाल शाही परिवार से आते थे, जाहिर सी बात है वंश परंपरा के आधार पर जो शाही परिवार हुआ करते थे, उन्हीं के परिवार के सदस्य ही राज्यपाल, जो आज के दौर में गवर्नर जैसे वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस समय प्रांतीय राज्यपाल प्रांतों को देखा करते थे। और ये सभी कुलीन परिवारों से आते थे, अर्थात शाही परिवारों से आते थे। राजा जो है स्वयं इनकी नियुक्ति करता था। जो प्रांतीय राज्यपाल होते थे, उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट राजा स्वयं करता था। सम्राट के अशोक के शासनकाल में तो करीब 4 वायसराय थे। आपने अंग्रेजों में के काल में वायसराय की आपने चर्चा की होगी, सुना होगा, पढ़ा होगा। सम्राट अशोक के शासनकाल में भी वायसराय वाली व्यवस्था लागू थी। जो बड़े नाम थे आप देखे होंगे, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और स्वर्णगिरी, जिसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं, ये यहाँ पे 4 वायसराय यहाँ पर सम्राट अशोक के शासनकाल में कार्य करते थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। मौर्य साम्राज्य के जो प्रांतीय वायसराय थे, उनको एक तरीके से गाइडेंस, ठीक आज के जैसे हमारे यहाँ 2 कार्यकारी होते हैं, एक राजनीतिक कार्यकारी यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेट्स। और ये दोनों मिलकर के पूरे देश की प्रांतों की या जिले के स्तर की शासन व्यवस्था को देखने का काम करते हैं, गाइडेंस देने का काम करते हैं। इसी तरीके से मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय वायसरायों को मंत्री परिषद से भी सहयोग मिलता था, और जिनका स्तर, जो मंत्री होते थे, उनका स्तर महामात्र का होता था। उनका जो नाम था, मंत्री स्तर के जो लोग थे, उनका नाम था महामात्र। बहुत सारे विदेशी शासक जैसे इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक तथा कुषाण ने प्रांतीय प्रमुख के आक्मेनिद स्वरूप को अपनाया, जिसके तहत प्रांतीय प्रमुखों को छत्रप तथा महाछत्रप के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो हम ये देखते हैं कि नाम भले चेंज हो आज के हिसाब से, लेकिन एक राज्य स्तर की, प्रांत स्तर की व्यवस्था, जिले स्तर की व्यवस्था हमारे प्राचीन काल में भी दिखाई देती है। इसी तरीके से मौर्य काल के बाद हम देखते हैं कि गुप्त काल में कि जो शासक थे गुप्त काल के, उन्होंने प्रांतीय व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, और इन शासकों ने, गुप्त काल के तमाम सारे शासक हुए जिन्होंने सबसे सक्षम व्यक्ति को प्रांतीय राज्यपाल नियुक्त किया, और उनका नाम थोड़ा चेंज हुआ। जैसा कि हमने वायसराय जैसे व्यवस्था, महामात्र की व्यवस्था हमने देखा मौर्य साम्राज्य में, उसी तरीके से गुप्त काल में जो प्रांतीय राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, उन्हें उपारिका नाम दिया गया। उपारिका नाम से उनको जाना जाता था। कई बार यह राज्यपाल वंशानुगत भी होते थे, लेकिन इसमें एक व्यवस्था गुप्त काल में यह भी की गई कि बहुत सक्षम व्यक्ति को भी राजा वो उपारिका नियुक्त कर सकता था।
तो देखिए, वंश परंपरा के हिसाब से जो राज्यपाल नियुक्त करने की बात है, उसमें आपको एक बात ध्यान रखने की है कि एक लंबे समय से जो परिवार शासन संचालन का काम करता रहा है, शासन सत्ता को संभालने का काम करता रहा है या शासन के बहुत नज़दीक रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस परिवार के सदस्यों में शासन की एक कला धीरे-धीरे विकसित हो ही जाएगी। तो जो वंशानुगत जो आधार था राज्यपालों को नियुक्त करने का, राज परिवार या कुलीन परिवार के बच्चों को या उनके सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करने का जो आधार था, वो वंशानुगत था। लेकिन कई बार ऐसे अपवाद भी हमको बाद में देखने को मिले कि ऐसे सक्षम प्राधिकारी को भी राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। तो जब भी आपके मन में एक क्वेश्चन आए, प्रश्न आए कि क्यों राजशाही परिवार के लोगों को ही राज्यपाल, गवर्नर नियुक्त किया जाता था, तो इस हमको लगता है कि ये मेरा जो है जो मत है, इससे आपका जो शंका है उसकी समाधान हो जाएगी। जो प्रांतीय अधिकारी थे गुप्त काल के दौरान, उनको कुमारात्य कहा जाता था। जो प्रांतीय अधिकारी की पूरी श्रेणी, एक श्रृंखला बनी थी, एक श्रेणी बनी थी अधिकारियों, जैसे एक हायरार्किकल सिस्टम होता है हमारे यहाँ। अभी आप देखते हैं कि निचले लेवल पर किस तरीके से जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, उसके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। किसी और क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद से एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, तमाम सारे उसमें चीफ सेक्रेटरी, ऐसे पद होते हैं। उसी तरह से जो गुप्त काल में जो प्रांतीय प्रमुख थे, तो प्रांतीय अधिकारियों की श्रेणी में कुमारामात्य अर्थात मुख्यमंत्री का एक पद था, जो आज हम चीफ मिनिस्टर का पोस्ट देखते हैं। तो इस तरीके से एक पोस्ट वहां पर भी थी गुप्त काल में, और उस पोस्ट का नाम था कुमारामात्य। इसी तरीके से बहुत तरीके के जो सैन्य संबंधी काम थे, और उसका एक अलग, उसकी एक पोस्टिंग थी, उसका नाम था रणभंडाधिकरण। रणभंडाधिकरण अर्थात एक तरीके से जो सैन्य उगाही का जो कार्यालय था, उसका नाम था रणभंडाधिकरण। इसी तरीके से एक और पोस्ट थी, एक ऑफिस था जिसका नाम था दंड प्रसादीकरण, यानी कि जो पुलिस विभाग का जो हेड होता था, जो मुखिया होता था, उसको दंड प्रसादीकरण कहते थे। इसी तरीके से जो चीफ जस्टिस जैसे आज के दौर में होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको महादंड नायक कहा जाता था। और हालांकि कई राज्यों में आप जाएंगे, जैसे कि बिहार के स्टेट में मैंने देखा है कि वहाँ पर भी जिले लेवल के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वहाँ पर बहुत ही शुद्ध हिंदी और कुछ न कुछ प्राचीन भारत के जो शब्दकोश हैं, वो आज भी प्रचलित हैं। जो लोग हमारे छात्र जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो बिहार से बिलोंग करते होंगे, उनको ये बात पता होगी। इसी तरीके से गुप्त काल में एक और पद था, जैसे हमारे यहाँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं। तो एक तरीके से एक पोस्ट गुप्त काल में थी भटास्पति, यानी भटास्वपति करके, अर्थात मुख्य नियंत्रण का काम करते थे। इसी तरीके से जो राजमहल का जो प्रमुख अफसर होता था, जो राजा के और राजमहल के सारे मामलों को देखने का काम करता था, उसको महाप्रतिहार कहा जाता था। तो ये हम देखते हैं कि प्राचीन भारत की जो शासन व्यवस्था रही है, जो वहाँ की शासन कला रही है, वो बहुत ही विकसित रूप में रही है। हम उसको कई जगह पे हमने उसको कॉपी करने का भी काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम प्राचीन भारत की तमाम सारी जो उपादान हैं, उसको हम विस्मृत कर चुके हैं। हम बहुत सारे उसके उपादानों की को हम नए स्वरूप में, नए भाषा के रूप में, नए शब्दों के रूप में, नए पदों के रूप में हमने उसको धारण किया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो गुप्त और मौर्य काल में जो प्रांतों का जो विभागों का बंटवारा किया जाता था, तो हम देखते थे कि प्रांतों को कई विभागों में बांटा जाता था। आज भी आप देखते हैं, जिस भी राज्य में है, तो कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट, कोई भी राज्य की सरकार, वो अलग अलग विभागों के थ्रू अपना काम
देखती है, संपादित करती है। आप देख लेंगे किसी भी राज्य में इंडिया एज ए स्टेट आप देखेंगे कि भारत सरकार के जो मामले हैं उनके थोड़ा से ज़्यादा दायित्व हैं, लेकिन स्टेट के लेवल पर भी आप देखते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे वो सोशल इशू हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो आप टेक्निकल इशू हो, तकनीकी मामला हो, तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जिन विभागों की जिम्मेदारी उसके अध्यक्ष संभालते हैं और अलग-अलग उनके नाम देते हैं। आजकल जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसे आईएएस बोला जाता है, या प्रोविंशियल सर्विसेज है, जैसे पीसीएस, ये लोग उसको देखते हैं। इसी तरीके से मौर्य और गुप्त काल के दौरान प्रांतों को विभागों में बांटा गया था और इसके भी नाम अलग-अलग थे। जैसे कि जब आप नॉर्थ में आप रहते हैं, हिंदी बेल्ट में रहते हैं, तो इसके नाम कुछ और होते हैं। इसी तरीके से साउथ में जब आप जाते हैं, तो साउथ में थोड़ा-सा नोमेनक्लेचर जिसे कहते हैं, नाम जो है वो थोड़ा-सा बदल जाता है। तो उत्तर में उसे विषय अथवा भोग कहा जाता था, जो यानी विभाग थे, डिपार्टमेंट्स थे, और दक्षिण में उसे कोट्टम कोट्टम के नाम से अथवा कई बार वलनाडु भी कहा जाता था। एक अवरोही क्रम में हम देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं कि प्रशासन में जो इकाइयां हैं वो जिले के और दक्षिण में कुर्रम कहा जाता था। इसी तरीके से जिले के अंदर ग्राम समूहों को उत्तर में अग्रहार कहा जाता था और दक्षिण में उसे कुर्रम कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में जो प्रादेशिक जो विभाग थे, तो उन विभागों को जो जो हैंडल करने वाले जो अधिकारी थे, उन्हें प्रदेशत्री बोलते थे। प्रदेशत्री एक टर्म है। और जो जिले को संभालने वाले अधिकारी थे, उनको राजुका कहा जाता था। जो जिले को, डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करते थे, उनको राजुका कहा जाता था। तो प्रदेशत्री के पास जो है, वो जो कार्यकारी अधिकार थे, न्यायिक अधिकार थे और राजस्व के कार्य होते थे। राजुका के पास जो है, वो भू राजस्व वसूलना, यानी कि आज जब देखते हैं कि भू राजस्व का वसूलने के लिए आपको आपके गांव के लेवल पे आप देखते हैं कि तमाम तरीके के अमीन या लेखपाल की नियुक्ति होती है। आप सबका साबका पड़ता होगा। तो इसी तरीके से राजुका के पास जो है, वो भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी थी। उसकी जिम्मेदारी व्यापार और उद्योग को भी बढ़ाने का था। तमाम तरीके के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जैसे कि लोक निर्माण के जो काम होते हैं, वो भी उसके जिम्मे में आती थी और सिंचाई का प्रबंधन भी राजुका के अंतर्गत आता था। तो एक बृहद तौर पे हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में एक ऐसा विकसित शासन, एक विकसित कला का रूप थी, समझिए। तो कौटिल्य का, जैसे हमने पहले ही अभी उल्लेख कर दिया था कि किस तरीके से जो कौटिल्य का स्थानिक होता था, उसके अधीन करीब 800 गांव आते थे। द्रोणमुख के पास 400 गांव आते थे। खारवटिक के पास 200 गांव आते थे। और संग्रहण अथवा उसे कई किताबों में आप जब पढ़ेंगे तो उसको गोप भी, संग्रहण को गोप भी कहा जाता है, जो 10 गांव के मुखिया होते थे। गोप जो होते थे वो 10 गांव के मुखिया होते थे। तो गुप्त काल में स्थानीय प्रशासन सुव्यवस्थित था। जिला के समूह, कई बार जैसे आज कल के समय में हम लोग देखते हैं कि जो जिलों का समूह होता है उसे हम लोग कमिश्नरेट बोलते हैं। उस जमाने में गुप्त काल में जिले के समूह को भुक्ति कहा जाता था। और जो जिला है आज, जिस जनपद जिसे बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, इसका नाम विषय, इसका नाम था विषय। तो एक तरीके से जो नॉमेनक्लेचर था वो फर्क था, लेकिन कुछ ना कुछ जो स्ट्रक्चर था वो लाइकवाइज था। तो जिला का जो समूह था उसे भुक्ति और जिला को विषय कहते थे। जो उपारिका हमने बताया, जो अधिकारी थे, उपारिका नाम से जो जाने वाले अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट स्वयं शासक करते थे, यानी राजा करते थे। और वो भुक्ति के अधिकारी होते थे, यानी जो जिलों का समूह होता था, जो कमिश्नरेट जैसे आजकल है, मान लीजिए आप लखनऊ में हैं और लखनऊ जो कमिश्नरेट है उसके
अंतर्गत आसपास के 3-4 जिले आते हैं। इसी तरीके से वो भुक्ति के अधिकारी हुआ करते थे और वो पूरे जिलों को की ज़िम्मेदारी, उसकी निगरानी उनके ज़िम्मे थी। जो विषय था, उसके अधिकारी यानी जो जिला था, डिस्ट्रिक्ट था, उसको विषय बोलते थे। उसके जो अधिकारी हैं, उनको विषयपति कहा जाता था। यानी कि जो जिले को सँभाले, उसको विषयपति। तो कभी-कभी तो ऐसा होता था कि जैसे आजकल हम लोगों के समय में होता है कि कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम लोग देखते हैं कि कई बार तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनको उनके इमीडिएट जो बॉस होते हैं, वो कई बार ज़िम्मेदारी देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऊपर से भी उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो ये समस्या वहाँ पर भी उस ज़माने में भी थी और ये समस्या नहीं कहेंगे इसको, हम ये शासन कला ही इसको कहेंगे, क्योंकि राजा को ये पता है कि कौन-सा अधिकारी सक्षम है, कौन से अधिकारी को हमको किस रूप में काम लेना है। तो जो विषय के अधिकारी थे, जिन्हें विषयपति कहा जाता था, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति उपारिका किया करते थे और कभी-कभी उनको डायरेक्टली जो शासक थे, जो रूलर थे, जो राजा थे, वो भी कर दिया करते थे। तो जो विषयपति का जो कार्यालय होता था, जो ऑफ़िस होता था, वो बहुत ही सुव्यवस्थित होता था। बहुत ही वेल मेंटेन ऑफ़िस हुआ करता था। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जिलाधिकारी का कार्यालय होता है, वो बहुत ही सुव्यवस्थित होता है। इसी तरीके से आप लोगों में से जो कोई लोग कभी जिलाधिकारी कार्यालय गए होंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हर जिले में जो जिलाधिकारी होते हैं, उनका कार्यालय बहुत सुव्यवस्थित होता है। उनके पास सारी अभिलेख हैं, जो जितना जिले की ज़मीनों का चाहे वो या कोई और मसला हो, कानूनी मसला हो, तो उनके पास सभी जिले के अभिलेख मौजूद रहते हैं। इसी तरीके से उस समय विषयपति के यहाँ जो फाइलें होती थीं, जो बहुत ही अभिलेखों को संरक्षित करने का काम करती थीं, उन फाइलों को नत्थी कहा जा रहा था। कई बार हम लोग हिंदी में बातचीत करते हुए कहते हैं कि फाइल को नत्थी कर दीजिए। तो वो फाइलें जो हैं, वो नत्थी कहलाती थीं और उन अभिलेखों को, उन जो ज़रूरी अभिलेख थे, उनको संरक्षण का काम जो करने वाले अधिकारी थे, उनको पुस्तपाल कहा जाता था। पुस्तक से देखिए, पुस्तक का संरक्षक यानी कि पुस्तपाल, तो उसका नाम था पुस्तपाल। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो जिला प्रशासन के अधीनस्थ जो अ, जो तमाम तरीके के अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उनका अपॉइंटमेंट या उनको ज़िम्मेदारी देने का काम ये विषयपति किया करते थे। तो उनका नाम भी थोड़ा अलग था, आज के ज़माने के जैसा नहीं था, लेकिन उनका जो जिला प्रशासन के जो अधीनस्थ अधिकारी थे, उसमें उनका एक नाम युक्त था, एक का नाम नियुक्त होता था और व्यापारी और अधिकृत भी जैसे नाम अधिकारियों के थे। जिला अधिकारी के पास जो विषयपति होता था, उसके पास जो गैर शासकीय एक सलाहकार परिषद भी होती थी, जो जिले के जो विभिन्न महत्वपूर्ण जो मसले हैं, जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, उनको वो देखने का काम करती थी और उसपे अपनी ज़रूरी सलाह देने का काम करती थी। तो जो इसी तरीके से जो मुख्य बैंकर एक समझिए कि आज के ज़माने में जैसे बैंक जो हेड ऑफ़ द बैंक होता है, मुख्य बैंकर होता है, तो एक तरीके के मुख्य बैंकर की भी एक पोस्ट थी, जो व्यापारिक हितों का काम करती थी, उनको व्यापारिक ही कहा जाता था और बाद में उसको हम लोग देखते हैं कि श्रेष्ठिन कहा जाने लगा। तो श्रेष्ठिन का जो काम था, श्रेष्ठ से श्रेष्ठिन बना है, यानी कि जो मुख्य बैंकर होता था, जिसका व्यापारिक हितों का देखने का काम करता था, उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था और जो व्यापारिक जो काफ़िला चलता था उस ज़माने में, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम अ, रिवर्स हुआ करती थी, नदियाँ हुआ करती थी, बहुत सड़कें तो नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में, तो प्राचीन इंडिया में हम भारत में देखते हैं कि नदियाँ जो है, वो मुख्य तौर पे वो संपर्क का माध्यम हुआ करती थी। तो व्यापारियों का काफ़िला चला करता था और उसको उसका नाम बहुत अच्छा है, सर्थवाहा कहा जाता था। श्रेष्ठिन सर्थवाहा कहा जाता था।
इसी तरीके से जैसे आजकल एल्डरमैन होते हैं, उसी तरीके से जो मुख्य एल्डरमैन होते थे, उनको प्रथम कुलिका कहा जाता था। और इसी तरीके से जो हम लोग मुंशी होते थे, आज के ज़माने में आप अंग्रेज़ों के ज़माने में देखे होंगे कि मुंशी का एक पोस्ट होती थी। अभी भी कई बार जो कोर्ट की भाषा है, हाई कोर्ट की, जिला कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की भाषा में, तो वो मुंशी भी, मुख्य मुंशी भी हुआ करते थे, जो ये सब उनके अपने अलग-अलग दायित्व होते थे। तो इस तरीके से हमने देखा छात्रों कि गुप्त काल और मौर्य काल में, जो प्राचीन काल में जो राज्य की और जिले की जो शासन व्यवस्था थी, वो किस तरीके से काम करती थी और उसका नोमेनक्लेचर या उनका नामांकन किस तरीके से हुआ था और उनकी कार्यविधि कैसी थी। थोड़ा-सा आगे चलते हैं और मुगल काल में देखते हैं कि मुगल काल में किस तरीके की व्यवस्था थी। एक लंबे समय तक भारत में मुगल शासन रहा है और तमाम तरीके के राजा हुए, नवाब हुए और उन्होंने कई सौ सालों तक देश की शासन सत्ता को संचालित किया। तो हम देखते हैं कि मुगल काल में खासतौर से जो जिसे हम लोग मध्यकाल भी बोलते हैं, कई बार इतिहास की किताब जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें मध्यकाल को डार्क एज भी बोला जाता है, अंध युग भी बोला जाता है। लेकिन हमारा जो विषय है इसके हिसाब से हम देखते हैं कि मध्य युगीन काल में, मिडिल एजेज में जो मुगल काल आया, तो उसमें राजवंशों की जो शक्ति थी वो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। और जो मुगल थे, तो मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, उसमें एक कमांडर के तौर पे उन्होंने भूमिका निभाई। तो शासन प्रशासन से लेकर के हर तरीके की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उस पे कहीं न कहीं उन्होंने कंट्रोल करने का काम किया और इसलिए उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करना लाज़मी है, क्योंकि मुगल काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में जो मुगल काल था, उसमें जो सम्राट होता था, वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी सरकार का भी मुखिया होता था, सेनाओं का भी सर्वोच्च कमांडर होता था, वही कानून बनाने वाला था और वही व्यक्ति सम्राट ही जो है कानून को लागू करने वाला था। और अक्सर आप देखते हैं जो मोनार्कियल सिस्टम होता है, जो राजतंत्री व्यवस्था होती है, तो उसमें जो शासन की अलग-अलग विधियाँ हैं, जो अलग-अलग शासन के उपादान हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक भारत में, आज के भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सब लगभग एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं, एक दूसरे से बधी हुई भी हैं और सबका अपना एक ऑटोनॉमस यानी कि एक व्यक्ति उनका महत्व है। इसी तरीके से लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, उसमें खास तौर से जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ना हो, जैसे आज के इंग्लैंड में है, कि वहाँ पर जो राजा होते हैं वो एक तरीके से नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, यानी कि सांकेतिक तौर पे हेड होते हैं, बाकी काम तो कैबिनेट करती है, मंत्रिमंडल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। तो लेकिन जो मुगल काल में सम्राट थे, उन्होंने सारा पावर एक जगह उनके पास संग्रहित था और उनकी इच्छा से ही, चाहे वो कानून का मसला हो, चाहे न्याय का मसला हो, चाहे वो शासन का मसला हो, चाहे वो सेनाओं का मसला हो, युद्ध का मसला हो, एक ही जगह राजा ही सर्वे सर्वा होता था, यानी सम्राट ही सर्वे सर्वा होता था। तो मुगल काल में भी हम देखते हैं कि साम्राज्य में प्रांतों में विभाजित किया गया था। उन्होंने भी जो शासन की कला विकसित की, तो उन्होंने भी प्राचीन भारत से चली आ रही जो प्रांतीय व्यवस्था थी, उसको नए सिरे से उन्होंने संगठित करने का काम किया। अकबर के खास तौर से राजा अकबर जो थे, सम्राट अकबर के राज में प्रांतीय व्यवस्था की मजबूत नींव रखी गई और पूरे राज्य को, पूरे देश को उन्होंने कई प्रांतों में विभाजित किया और उनकी सबकी एक अपनी सीमा निर्धारित की। सब जो भी इकाई होती है प्रांतों की, सबकी एक अपनी टेरिटरी यानी सीमा जो है निर्धारित होती है और सब में जो है एक समान प्रशासनिक मॉडल अकबर के शासन में लागू किया गया। कई जगह स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कई अल्प परिवर्तन भी किए जाते थे। होता भी है, अगर ज्योग्राफिकली, अगर भौगोलिक रूप से कोई क्षेत्र
बाकी क्षेत्रों से अलग है, जैसे पहाड़ी राज्य हो गया, जैसे कि मरुस्थल राज्य हो गया, डिजर्ट हो गया, जैसे कि कोस्टल एरियाज हो गए, तो उनके स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से थोड़ा बहुत जो प्रशासनिक मॉडल था उसमें फेरबदल किया जाता था। लेकिन अकबर के राज्य में अ, लगभग सभी प्रांतों की एक समान प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबंध किया गया था। तो हम देखते हैं जो राज्य के जो कार्य होते थे, जो फंक्शन होते थे, वो अलग-अलग जो शाखा के अधिकारी होते थे, अलग-अलग जो विभाग थे या शाखाएँ थी, उनके टीम द्वारा वो पूरा प्रांतों पे नियंत्रण, कंट्रोलिंग बनी रहती थी। अलग-अलग जो मुगल शासक थे, उनके अधीनस्थ जो प्रांतों की संख्या वेरी करती है, कभी-कभी किसी मुगल शासक के अधीन कम प्रांत थे, किसी-किसी में ज़्यादा प्रांत हुआ करते थे, क्योंकि अब साम्राज्य जितना बड़ा होगा, उसी हिसाब से प्रांत बनाने पड़ेंगे। तो शासकों के अधीनस्थ जो प्रांतों की संख्या थी, वो अलग-अलग थी। उदाहरण के लिए हम आपको बताएँ कि अकबर के अधीन करीब 15 प्रांत और जहांगीर और अंग्रेजी जो जो जहांगीर और औरंगजेब के ज़माने में जो ये प्रांत कम से कम 18 से लेकर के 23 तक बढ़ गए। तो जो अकबर के अधीन 15 प्रांत थे, तो अलग-अलग समय में अलग-अलग शासकों के अधीन वो हम देखते हैं कि 18 से लेकर के 23 तक हो गए। आज भी हम देखते हैं कि भारत में करीब 28 प्रांत हैं और 8 जो है सेंट्रल टेरिटरीज हैं। अ, तो ऐसे ही एक व्यवस्था अ, मुगलों के शासन में भी हम देखने को हमको मिलती है। प्रत्येक प्रांत को जो मुगल काल था, वो राज्यपाल के अधीन होता था, गवर्नर के अधीन होता था और गवर्नर जो होता था, जो राज्यपाल होता था, वो अपने प्रांत में एक छोटे राजा की भांति था और जो कानून एक चीज़ और आपको बता दें, मज़ेदार बात है, कई बार आप लोग सुनते हैं राजा, फिर आप सुनते हैं नवाब। तो नवाब जो है, वो कई राजाओं के ऊपर होता था। नवाब बड़ी पोस्ट थी और जो राजा थे, वो छोटी पोस्ट थी। तो इसलिए संदर्भ आया तो हमने कहा चर्चा कर दें। तो राज्यपाल जो है अपने प्रांत में छोटे राजा की भांति था, जो कानूनी व्यवस्था, स्थानीय सेना का जो नियंत्रण होता था उसको देखना, राज्य के जो बकाया है की वसूली है, जो न्याय व्यवस्था का जो प्रावधान है, वो सब देखने का काम करता था राज्यपाल। और जो अ, जो शाही परिवार होता था, कोशिश यही की जाती थी जैसे पहले भी मैंने उल्लेखित किया और उनके जो अधिकार होते थे, जो उनके प्राधिकार होते थे, जो पावर होती थी, वो सीधे सुल्तान से उनको वो पावर मिलती थी और वो उनके विश्वास पात्र रहने तक सुल्तान या सम्राट के विश्वास पात्र रहने तक वो उस पद पे बने रह सकते थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो राज्यपाल के बाद सूबेदार अ, और सूबेदार के बाद हम देखते हैं एक दूसरा पद था, वो दीवान का था और दीवान की भी नियुक्ति सुल्तान ही करता था। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो जिला प्रशासन था, थोड़ा-सा जिला प्रशासन पे भी हम लोग चर्चा कर लें। वो जिला प्रशासन जो है, वो प्रांत का भाग होता था। अ, उसका नाम था सूबा बोलते थे उसको, सूबा। अभी भी तमाम अरबिक और फ़ारसी जो स वर्ड हैं, हमको सुनाई देता है गाँव में। तो जो सूबा होता था, वो प्रांत का भाग होता था और वो जो सूबा था, वो सरकारों में विभाजित था। उसको सरकार बोलते थे। मुगल काल में जो जिले की बराबरी में सबसे निकट जो है सरकार होता था, जैसे आज का जो जिला है, उसको कहीं न कहीं सरकार के रूप में उसको बोला जाता था और प्रत्येक जो सरकार होती थी, उसका जो अधिपति होता था, वो फौजदार था। कई बार ये शब्द आप लोग सुने होंगे, फौजदार बहुत बड़े फौजदार बन रहे हो, तो ये शब्द भी वहीं से आया है कि प्रदेश सरकार का जो अधिपति होता था, जो हेड होता था, उसको फौजदार बोलते थे। जो कि जो जिला प्रशासन होता था, उसका एक्चुअली कि जो है वो कार्यकारी अधिकारी होता था, यानी प्रमुख होता था, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। जो फौजदार होते हैं अ, वो सूबेदार के नियंत्रण में काम करते थे और इसके अतिरिक्त जो है वो अमल गुजार एक अधिकारी का नाम होता था, जो राजस्व अधिकारी होते थे अमल गुजार, जिन्होंने प्रांतीय दीवान जो होते हैं उनके नियंत्रण में कार्य किया था। उन्हें अधीनस्थों की सहायता प्राप्त होती थी। जिलों को आगे परगना में
विभाजित किया गया था, यानी हर जिले को परगना में एक तरीके से जब सब डिविजनल जो ऑफिस होते हैं, आप देखे होंगे एसडीएम के जो ऑफिसेज होते हैं, तहसीलदार ऑफिस है, ब्लॉक जो बने होते हैं हर जिले में, तो जिले के अंदर वो परगना में, जिले को परगना में डिवाइड किया गया था, जिसका जो जो लीडर होता था, जो हेड होता था, जो अधिकारी होता था, वो सिकदार होता था। सिकदार, वह जो सिकदार होता था, वो उस परगना के कानून व्यवस्था के रखरखाव के साथ साथ आपराधिक न्याय के लिए भी जिम्मेदार था। यानी कि जो दो तरीके की सिविल और क्रिमिनल जो व्यवस्था है हमारे यहाँ देखते हैं, न्यायिक व्यवस्था है, तो वो जो है, जो अधिकारी था परगना स्तर का, तो वो दोनों मामलों में, सिविल और जो है क्रिमिनल मामलों में, वो हैंडल करने का वो काम करता था। ठीक है, तो इसी के तरीके से परगना स्तर के जो राजस्व अधिकारी थे, उनको आमिल और कानूनगो कहते थे। आमिल और कानूनगो दोनों अलग अलग अधिकारी थे, जिनका जो जिम्मेदारी थी वो राजस्व के सर्वेक्षण, मूल्यांकन तथा संग्रहण से संबंधित कार्य करते थे। कई परगनों में जो काजी होते थे, जो विवाद हो जाते थे, जो मसले आ जाते थे, कोई भी विवाद या मसला आए तो उसको हल करने का काम काजी करते थे। काजी जो इस्लामिक व्यवस्था है, उसमें काजी उसी तरीके से जैसे कि हमारे यहाँ पुरोहितगिरी पहले रही है, और कई बार जो ब्राह्मण पुरोहित रहे हैं, वो सामाजिक मसलों को किसी प्राचीन जमाने में हल करने का काम करते थे। तो ये एक व्यवस्था थी जो निचले स्तर पे, जो परगना स्तर पे व्यवस्था थी। जो सबसे निचली इकाई थी प्रशासन की मुगल काल में, उसे गांव बोलते थे, और जो गांव होते थे मुगल काल में भी उनको काफ़ी हद तक स्वायत्ता प्राप्त थी, और बहुत सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम से कम गांव में होती थी, और अधिकतर मसले गांव के लेवल पे सुलझा लिए जाते थे। जैसे आज के ज़माने में पंचायत होती है गांव में, अब तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसी तरीके से एक पंचायत या परिषद जिसे हर गांव में होती थी, जो काम करती थी, और उसका लीडर जो होता था वो सरपंच कहा जाता था। सरपंच आज भी होते हैं, और जो कि गांव और सरकार के बीच में जो सरपंच होता था, वो एक कड़ी के तौर पे काम करता था, एक लिंकेज के तौर पे काम करता था कि तो ये सरपंच की व्यवस्था पहले भी रही है। अब थोड़ा सा संवैधानिक हो गया, और थोड़ा फाइनेंशियल मैटर्स, काफ़ी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता था, उनके कुछ अपने अधिकार हैं, किसी और विषय पे किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये की व्यवस्था मुगल काल में थी। इसी तरीके से ब्रिटिश काल में क्या था कि जब अंग्रेज भारत में आए, तो देश में अलग अलग बहुत तरीके के प्रिंसली स्टेट थे, बड़ा साम्राज्य भी था, लेकिन जो है अंग्रेजों ने उसी का फ़ायदा उठाया। आप सब इतिहास में पढ़े हैं, अंग्रेजों ने एक तरीके से विजय और राज्यहरण की प्रक्रिया को जारी रखा, और अलग अलग तरीके के कानून बना करके, और जब ज़रूरत पड़ी साम दाम और दंड भेद की नीति को अपना करके, उन्होंने, अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरी तरीके से भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, भारत की जो राजनीतिक जो जो व्यवस्था थी, उस सब पे उन्होंने कब्जा किया, और 200 सालों तक हम लोग देखते हैं कि उन्होंने देश पे राज किया। तो जैसे जैसे उनके क्षेत्र में वृद्धि हुई, हालांकि सब जानते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, और आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने राजनीति के ऊपर भी कब्जा कर लिया, राज्य व्यवस्था पर भी कब्जा कर लिया, और लंबे समय तक वो कब्जा बनाए रखे। बहुत संघर्षों के बाद हमको आज़ादी प्राप्त हुई। तो ये अंग्रेजों के ज़माने में जो है, जो प्रांत बनाए गए, तो वो जो है प्रांत जो थे, तो प्रशासनिक व्यवस्था देखने का, अर्थव्यवस्था को भी देखने का, और वो सैन्य रणनीति बनाने का भी काम करते थे, जो प्रांत बनाए गए थे। तो जो राष्ट्रीय जागृति या चेतना जो बाद में हम विकसित हुई भारत में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, जो हमारा संपन्नता को लेकर दृष्टिकोण था, तो उन सबको लेकर के अंग्रेजों के काल में
जागरूकता जब आई लोगों में अंग्रेजों का काल देखते हुए, तो कहीं न कहीं प्रांतीय पुनर्गठन की माँग भी उठाई गई थी। और जो ब्रिटिश काल में, शासन काल में प्रांतों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था और पहला जो है राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद के अधिकांश जो अधीनस्थ जो प्रांत थे, वो दूसरा उपराज्यपाल के अधीनस्थ प्रांत थे और तीसरा मुख्य आयुक्त के अंतर्गत जो है अधीनस्थ प्रांत थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद के अंतर्गत प्रांत आते थे बहुत सारे ब्रिटिश काल में। उसके बाद जो उपराज्यपाल थे उनके अधीनस्थ प्रांत बहुत सारे आते थे और तीसरे लेवल पे मुख्य आयुक्त जो होते थे उनके अधीन भी ऐसे बहुत सारे प्रांत आते थे। 1935 का अधिनियम सबको पता होगा, जिसमें कि एक अखिल भारतीय महासंघ की परिकल्पना की गई थी, जिसमें कि 11 राज्यपाल प्रांत और 6 मुख्य आयुक्त प्रांत तथा भारतीय राज्य इसमें शामिल करने की बात कही गई थी। और 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को जो दिया जाने वाला मुख्य पुरस्कार था, वो एक तरीके से प्रांतीय स्वायत्तता का था। उसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी और जो आप लोग को पता होगा कि उस ज़माने में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी उनकी अपनी भी स्वायत्तता थी। तो जिसने जो ब्रिटिश काल में जो शुरुआत हुई है, आज का जो मॉडर्न काल है, उसकी कहीं न कहीं ब्रिटिश काल से ही होती है। तो हम जब जब देश हमारा आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, तो एक नई तरीके की व्यवस्था हमारे यहाँ संवैधानिक रूप से बनाने की कोशिश की गई। पहले तो हम लोगों ने देश को राज्यों को 4 भागों में हमने डिवाइड किया। भाग ए के राज्य, बहुत सारे राज्य भाग ए के आए, भाग बी के राज्य, भाग सी के राज्य और भाग डी के। तो ए, बी, सी, डी 4 भागों में हमने राज्यों को, प्रांतों को डिवाइड करने की कॉन्स्टिट्यूशनल कोशिश की। उसके बाद से लेकिन नई प्रकार की समस्या, देश की आज़ादी के बाद से नई सरकार को नए प्रकार की समस्या समझ में आने लगी और राज्यों के पुनर्गठन की जो समस्या थी, वो समाप्त नहीं हुई। कई बार भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बनती रही। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आपको पता होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा में उसमें मेंबर थे फजल अली, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और इस तरीके से जो संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अधिनियमित किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य में स्वतंत्र भारत में राज्यों को 2 भागों में बांटा गया, 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। और बाद में हम देखते हैं कि 1992 में आकर के जो हम संवैधानिक संशोधन करते हैं, 73rd और 74th 73वां और 74वां संविधान संशोधन करते हैं, तो हम पंचायती राज को लाने का भी एक जो है एक कोशिश करते हैं और त्रिस्तरीय व्यवस्था हम लागू करने की कोशिश किए हैं और हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है भी। तो अब ये सब छात्रों बहुत सारा इसमें बहस का, चर्चा का विषय है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा झलकी अंग्रेजों के शासनकाल में हम किस तरीके से राज्य की व्यवस्था है उसको देखने का काम किया गया है, उसको देखने का काम करेंगे। जो संवैधानिक व्यवस्था है भारत में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, उसमें ऐसा उल्लेखित है आर्टिकल जब 256, 256, 257, 257 और 365 यानी 365 में हम देखते हैं कि जो राज्य का जो कार्यकारी होगा, जो हेड होगा, उसको संघ के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है। और यदि संघ कार्यकारी के दिशा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं राज्य के कार्यकारी, तो क्या होगा आपको सबको पता है। आर्टिकल 356 के द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार के सारे कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, तो जो राज्य कार्यपालिका है वो संघ कार्यपालिका के अनुरूप ही बनाई गई है, लेकिन
ये जो राज्य कार्यपालिका है जिसमें कि आप मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद देखते हैं, उनको एक तरीके से संघ की कार्यपालिका है, उसके दिशा निर्देशन में भी और उसके वाच में भी काम करना पड़ता है। इसको लेकर कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं कि संघीय शासन तो कहा जाता है, लेकिन जो है भारत में हम देखते हैं कि केंद्र बहुत मजबूत है। तो उसका एक अपना ऐतिहासिक छात्रों उसका एक अपना ऐतिहासिक कारण रहा है कि क्यों हमें केंद्र को मजबूत बनाया गया। उसके कारण ये रहे कि जिस दौरान देश आज़ाद हुआ, उस समय बहुत तरीके की घटनाएं दुनिया में घटी थीं। कई सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाएं सत्ता में थीं। हमारे बगल में चीन में ही कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था। दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ा था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। और जो भाषाई क्षेत्रीय तमाम तरीके की अलगाववादी ताकतें थीं, उन सब से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि कैसे एक हम जो है एक यूनिटी इस डाइवर्सिटी में हम कायम कर सकें। तो ये उसका उत्तर रहेगा। जो जिला प्रशासन है, अब थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करेंगे। भारत में जो क्षेत्रीय प्रशासन में जो जिला है वो मुख्य इकाई है। और जैसे हमने मौर्य काल से एग्जाम्पल दिया था कि मौर्य काल के ज़माने से ही वो प्रमुख इकाई रही है, जिला प्रशासन जो रही है। और संपूर्ण जिम्मेदारी जो जिले की होती है वो कैसे मौर्य काल में राजुका को दी जाती थी, जो आज के जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं। तो भारत जो ब्रिटिश का शासन है, तो उन्होंने उसी तौर पे जैसे उस नॉमेनक्लेचर चेंज करके जिलों को समेकित किया था। तो अपने शासन के प्रारंभिक दौर में माना गया कि जितना बड़ा जिला होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी होगी। अंग्रेजी शासनकाल में और कमोबेश स्वतंत्रता के बाद भी ये देखा गया कि जिले बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। एक जिले तक पहुंचना एक जो है सुदूरवर्ती गांव के व्यक्ति को बड़ा मुश्किल होता था। तो उसमें एक लॉजिक होती थी कि जिला जितना बड़ा होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी होगी। और उस हिसाब से जो जिले का अधिकारी की जो हैसियत होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा होती थी। जो राज्य का जो पिछले प्राचीन काल में हम देखते हैं कि सम्राट के बाद जो राजुका जो सबसे निचली इकाई थी, वो बहुत पावरफुल पोस्ट थी। इसी तरीके से आप समझिए कि केंद्र और राज्य के बाद से जो जिला अधिकारी का कार्यालय होता है, वो बहुत एक स्ट्रांग अधिकारी का कार्यालय होता है। उनके पास बहुत सारी पावर होती हैं। तो वो सामान्य प्रशासन से लेकर राजस्व से लेकर के तमाम सारे ऐसे मसले देखते हैं, इसलिए उनकी पावर जो है ज़्यादा होती है। तो जो जिला प्रशासन की जो नींव भारत में रखी गई, वो अंग्रेजी शासनकाल में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर करने वाले होंगे या प्लानिंग कर रहे होंगे, तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो जो जिला अधिकारी का जो पोस्ट है, उसकी जो नींव है, वो वारेन हेस्टिंग्स के काल में रखी गई थी। तो एक तरीके से अंग्रेजी शासनकाल में जो जिला अधिकारी का कार्यालय होता था, वो राजनीतिक गतिविधियों का एक कार्यालय भी होता था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी व्यवस्था भारत में जमाए रखने की हमेशा कोशिश में लगे रहते थे। और वो हमेशा वाच करने की कोशिश करते थे जिला अधिकारी कार्यालय के माध्यम से कि कहीं जनता में कोई विद्रोह या बगावत की बू तो नहीं आ रही। तो जो जिला अधिकारी का कार्य, उसमें उसका दायित्व, उसका कार्य थोड़ा सा डिफरेंट थे। लेकिन अब आजकल हमारे स्वतंत्र भारत में जो जिला प्रशासन का स्वरूप है, वो कई अन्य विकासात्मक गतिविधियों का, योजनात्मक गतिविधियों का है। और एग्जीक्यूशन के लेवल पे, यानी उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे जो भी लोक कल्याणकार की कारी कामों के लिए है। तो अब काफ़ी उसके जो है स्वरूप में चेंज आए हैं। तो हम देखते हैं कि जो भारत में जो जिला अधिकारी का कार्यालय है, तो वो ब्रिटिश काल में या उसके पूर्व के काल में उसका मंतव्य कुछ और होता था। लेकिन आज के दौर में जिलाधिकारी का जो कार्यालय है, उसका मंतव्य काफ़ी डिफरेंट है। वो एक तरीके से हमारे डाटा कलेक्शन का भी सेंटर है। वो हमारे यहाँ एक तरीके से वो पॉपुलेशन जनगणना का भी वो एक देखते हैं कि वो एक सेंटर है, इकाई है। वो भूमि
आलेख का एक प्रमुख जो है, एक तरीके से देखा जाए तो एक सेंटर है। जिले स्तर पे जितना भूलेख है उसको संरक्षित रखने का कार्य का उसका एक पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी उसका जो है एक तरीके से हम देखते हैं कि उसकी एक जो है उसका एक रोल है। तो अब काफ़ी डिफरेंट, वाइब्रेंट, बहुत काफ़ी डायनेमिक पोस्ट है जिलाधिकारी का। जो जिला का प्रशासन है वो काफ़ी डायनेमिक हो चुका है, पहले के जैसा नहीं था। पहले बहुत सारे लिमिटेड वर्क हुआ करते थे, लेकिन जैसे-जैसे मॉडर्न एज में, खास तौर से स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो जिला प्रशासन का कार्य और शक्तियाँ जो है काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो जो जिला कलेक्टर का कार्यालय होता है, वो प्रशासन का मुख्य आधार है और ये 200 सालों में ब्रिटिश के 200 सालों में विकसित हुआ। ये शुरुआत तभी से हो गई थी। मुगल बादशाह जब शाह आलम 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का कार्य सौंप दिया, तभी से समझिए कि भारत में ब्रिटिश शासन का एक आगाज हो गया और तब से लेकर के हम आज इस दौर तक पहुँचे हैं, इस समय तक पहुँचे हैं कि आज हम जिला कलेक्टर के ऑफिस को इस रूप में देखते हैं। तो हम छात्रों, जो जिलाधिकारी के जो कर्तव्य होते हैं, जो उसके जवाबदेही है, उसके जो दायित्व हैं, हम देखते हैं कि सत्ता हस्तांतरण के बाद से, जो अंग्रेजों से जब सत्ता हस्तांतरण हुआ, उसके बाद से ही उसके जो जो कार्य हैं, पावर हैं, जो उसके फंक्शन हैं, उसमें काफ़ी डायनेमिज्म यानी कि गतिशीलता हमको देखने को मिलती है। वो न्याय व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, भू सर्वेक्षण से लेकर के, उनका एकत्रीकरण से लेकर के, तमाम तरीके के वित्त और शिक्षा, सड़क, ये सब चीज़ों को देखने का एकमात्र वो अधिकारी है। और जो भी उसके अधीन जितने भी अधिकारी आते हैं जिले में, वो सब पे ऊपर एक तरीके से सुपरवाइजर का एक तरीके से उस पे वॉच रखने का काम करता है। तो अब जो प्रशासनिक जो हमारी व्यवस्था है, उसमें हम देखते हैं कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, तो जिले लेवल पर एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी बैठाने की कोशिश की गई, जैसे कि जिला परिषद और उसके जो सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उनके थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से एक सलाहकारी परिषद जिले के लेवल पर भी बनाई गई है, एक चुने हुए प्रतिनिधि को साथ में बिठाने के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखते हैं कि जो जिलाधिकारी का जो पोस्ट है, वो बहुत ही एक जो है अहम पोस्ट है और उसके जो किरदार बहुत ज़बरदस्त है। संवैधानिक रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सब पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के हम लोग स्टूडेंट हैं। हमने देखा है कि जो जिलाधिकारी का पोस्ट है, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पावर्स को मर्यादित किया गया है, लेकिन जब आप देखते हैं कि एक जिलाधिकारी के पास इतने डिफरेंट टाइप के वर्क्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, उसके फंक्शन, उसके पावर कहीं भी बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। कई जगह ऐसे लूप होल्स भी हैं कि जो जिले का जिलाधिकारी होता है, वो उसको हथियार बना सकता है और ऐसा इसलिए किया गया था। हालाँकि ये स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में ये संभव नहीं है कि कोई जिलाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर सके। वो कभी हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जो जिला शासन की जो इकाई है, जो प्रदेश के शासन की इकाई जिला है, और जिला अधिकारी का जो पोस्ट है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। जितने भी तरीके के जिले के विकास से संबंधित काम हैं, योजना से संबंधित काम हैं, शिक्षा से लेकर के आप देखेंगे कि प्रगति से संबंधित जितने काम हैं, वो सब जिलाधिकारी के हाथ में। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।